अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन पर सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बिहार के दौरे के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगना है गुजरात में, लेकिन दरबार से पहले ही गुजरात में भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जय सिया राम। हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान है। बाबा बागेश्वर ने बिहार के बाद गुजरात का रुख किया तो दौरे से पहले ही सियासत की पहली किस्त जारी हो गई। कांग्रेस के नेता मुद्दों की लिस्ट लेकर बैठ गए और बाबा से सवालों का जवाब मांगने लगे। जब जब चुनाव नजदीक आती है, बाबा मैदान में आते हैं। हमने 2014 में देखा था, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे सहित बहुत से बाबा जंतर मंतर पे अपने दंगा लगा के बड़े लेवल पे पूरे देश में घूम फिर के एक माहौल बनाया। आज 24 है, जब गुजरात में बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है, तब आपके माध्यम से मेरी स्पष्ट मांग है कि बाबा हमारे गुजरात के लोगों पे कृपा करें। चाहे नौजवान हो जो बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे, पेपर बार बार फूट रहे, बाबा तपास करके कौन चमरबंदी है, बड़ा लोग कौन है इसमें पीछे। बाबा ये भी बताए कि महंगाई से कब मुक्ति होगी, महिलाएं बहुत परेशान है। दरबार में हिंदू राष्ट्र से लेकर तमाम बयान देकर धर्म के साथ सियासत की दुनिया में चर्चित होते आ रहे बाबा अभी गुजरात पहुंचे भी नहीं और राजनीति के तंबू गड़ गए हैं। कांग्रेस अब बीजेपी पर बाबाओं के भरोसे चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस राज थयो છે એના કારણ જ એ છે કે ક્યારે ધર્મમાં આસ્થા રાખતી નથી। ફક્ત ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે મંદિરમાં જાય છે, ધર્મસ્થાનોમાં જાય ને શો કરે છે। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो या फिर बाबा के बयान, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हर कदम को अब सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। इललना 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 धातु में हीरा उपराज हुई है, सिर वाके ताज हुई है हो। बाबा पर सवाल खड़े करने वाले विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे ने जवाब दिया है। ये लोग वही हैं, माफ करिएगा मेरे मुंह से नहीं। कल जो उन्होंने स्वामी जी ने आज से 4 दिन पहले कहा है और एक प्रसंग में कहा था, और उन्होंने हाथी के प्रसंग में कहा था, हाथी मस्त होके चलता है और कुछ लोग भूखते रहते हैं। तो भूखने दो, ऐसे भूखने देश और राज्य पे असर नहीं पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो पूरे राज्य को कलंकित करने वाले लोग। बिहार के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार अब गुजरात में लगने जा रहा है। दिव्य दरबार का कार्यक्रम राजकोट, अहमदाबाद और सूरत में होना है। बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री समेत सभी नेताओं को न्योता दिया है। लेकिन एक बार फिर दरबार से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के भी बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने हमला बोला है। बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने आरोप ये लगाया है कि धर्म के नाम पर नौटंकी करने वाले बाबा की मार्केटिंग बीजेपी कर रही है। शंकर सिंह वाघेला के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता योगेश दबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शंकर सिंह वाघेला को किसी ने गलत जानकारी दे दी है। बागेश्वर धाम बाबा के गुजरात दौरे को बीजेपी ने आयोजित नहीं किया। बाबा के आने से पहले ही बवाल मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर का दरबार लगना है गुजरात में 26 तारीख से, लेकिन सूरत के एक हीरा व्यापारी ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है। जनक बावरिया नाम है इस कारोबारी का और इनका कहना यह है कि डायमंड का चैलेंज मैं उन्हें दे रहा हूं। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट वो करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर है। आखिर ये चैलेंज क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हमारे पास वाईफाई, फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटली के बारे। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला। आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे हो। किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं। जहां भी उनका दरबार लगता है, हजारों हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जहां एक और उनके भक्त उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री के दावों या चमत्कार पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। हम गुजरात के अंदर करीब 10 साल से अंधश्रद्धा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कोई गुजरात के अंदर ऐसी भी कोई दिव्य शक्ति की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं रहती है, और जो लाखों लोग उसके दरबार लगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि उसके शागिर्दों के द्वारा ऐसे बनावटी पर्चे दिखाते रहते हैं बाबा। हम लोगों को तो दिखाएंगे कि ऐसा कुछ पर्चा नहीं है, ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है। जो दिव्य शक्ति होती तो बाबा की जरूरत सूरत में नहीं, भारत की बॉर्डर पर ज्यादा जरूरत रहेगी। धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे ये हैं सूरत के डायमंड कारोबारी जनक बाबरिया, जिनका कहना है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो वो 1.5 करोड़ के हीरे बाबा के चरणों में अर्पण कर देंगे। क्या है डायमंड कारोबारी जनक बाबरिया का चैलेंज, आप ये भी सुन लीजिए। बाबा को हमने चैलेंज दिया है कि जब उसका दरबार लगने वाला है, उसमें हमको इनविटेशन दिया जाए और मैं उसके दरबार के स्टेज पर जाकर मेरे पास जो डायमंड का पैकेट रहेगा उसके अंदर 500 से 700 कैरेट पॉलिश डायमंड रहेंगे। और बाबा जो उसकी दिव्य वो पर्चा दिखा के उसकी दिव्य शक्तियों के द्वारा वो उसके अंदर कितने पीस है वो बता देते हैं, तो मैं उसका दिव्य शक्ति का स्वीकार करूंगा और वो जो पैकेट डायमंड का रहेगा वो बाबा को मैं अर्पण करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में अलग अलग तारीखों में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। गुजरात में सबसे पहला दरबार सूरत में लगेगा, जहां उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब बात राजधानी दिल्ली और गुजरात के केवड़िया में हो रहे चिंतन शिविर की हम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है और इस शिविर में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के विजन 2047 की लक्ष्य की प्राप्ति है, जबकि गुजरात के केवड़िया में गुजरात सरकार का 3 दिन के चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ है। चिंतन शिविर के पहले दिन क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले चिंतन शिविर की शुरुआत शुक्रवार को केवड़िया में हुई। गांधीनगर से मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी गुजरात राज्य परिवहन निगम की वोल्वो बसों में बैठकर केवड़िया पहुंचे। केवड़िया के एकता नगर के टेंट सिटी में 3 दिनों के इस आयोजन के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, सारे आला अधिकारी और जिला के कलेक्टर शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी गुजरात सरकार के पहले चिंतन शिविर की शुरुआत साल 2003 से हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान कुल 7 चिंतन शिविर हुए। उसके बाद आनंदीबेन और विजय रूपाणी के कार्यकाल में एक शिविर आयोजित हुए। अब भूपेंद्र पटेल सरकार की पहली चिंतन शिविर हो रही है। चिंतन शिविर का मकसद मंत्री और अधिकारियों के बीच बेहतर प्रशासनिक तालमेल कायम करना है। इस साल चिंतन शिविर के आयोजन को भी 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस शिविर में मुख्य 5 विषयों पर मंथन होगा। स्वास्थ्य और पोषण, शहरीकरण और ढांचागत विकास, सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास। क्षमता निर्माण पर 3 दिनों तक मंथन होगा। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल की सरकार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आई है, लेकिन इसके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की भी चुनौती है, जिससे गुजरात की जनता केंद्र की सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। हालांकि गुजरात सरकार इस दिशा में पहले ही रणनीति बनाने और उसे अमल करने में जुट गई है, लेकिन इसके पास अभी जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 1 साल का और वक्त है, जिसे भूपेंद्र पटेल सरकार किसी सूरत में गंवाना नहीं चाहती। केवड़िया से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक देश की नई संसद भवन के उद्घाटन की तारीख आ चुकी है। संसद भवन के नए भवन का निर्माण लोकार्पण होना है 28 मई को पीएम मोदी के द्वारा। आपको बता दें कि इस नए संसद भवन में 888 सदस्य बैठ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि नए संसद भवन का डिजाइन बनाने वाले अहमदाबाद के मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। जानते हैं कि और किन खासियतों से भरा हुआ है नया संसद भवन। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार आ गई वो घड़ी जिसका देश बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश की नई संसद भवन का लोकार्पण करेंगे। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। इस हिसाब से संसद भवन की नई इमारत 28 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार हुई। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत का शानदार नमूना है। करीब 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अभी राज्यसभा में 280 की सीटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ पाएंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। इसके अलावा कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक हैं। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। बता दें कि नया संसद भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि संसद का ये नया नवेला भवन जहां एक तरफ भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और ज्यादा समृद्धशाली बनाएगा, तो वहीं हाईटेक सुविधाओं से लैस इस भवन में सदस्यों को अपने काम को बेहतर तरीके से लागू करने में भी सहायता मिलेगी। पुलिस का नाम सुनकर या तो अपराधी याद आता है या फिर हमें अपराधी याद आते हैं। लेकिन सूरत पुलिस ने एक ऐसी पहल की है जिससे लोग उनकी तरफ नजरिया बदल रहे हैं, उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। दरअसल सूरत में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए वहां की पुलिस ने हर महीने रक्तदान शिविर लगाने का फैसला किया है ताकि उन बच्चों को इलाज दिया जा सके जो खून की कमी का सामना करते हैं। किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले देखी हो। भीड़ देखी होगी आपने पुलिस स्टेशन के बाहर, लेकिन ये रौनक नहीं देखी होगी। पुलिस और लोगों के चेहरे पर तनाव और झल्लाहट देखी होगी। ये सुकून नहीं देखा होगा। ये तस्वीर है सूरत के खटोदरा पुलिस स्टेशन की, जहां पुलिस और आम लोग साथ मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ लोग FIR नहीं लिखवा रहे, रक्तदान का फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल ये पूरी कवायद सूरत पुलिस की है, जिसने शहर के उन 1100 बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। सूरत पुलिस के मुताबिक शहर में थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 1100 बच्चे हैं, जिसे पुलिस ने गोद ले लिया है। इन बच्चों को हर महीने ब्लड की जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिलता। ऐसे में सूरत पुलिस ने अलग अलग सामाजिक और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया है, ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को वक्त पर इलाज के लिए खून मिलता रहे। सभी जितने भी रक्त केंद्र बैंक हैं उन सभी को इकट्ठा करके पुलिस की ओर से एक आयोजन किया गया कि थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित लगभग 1100 जो बच्चे सूरत शहर में हैं
उन सभी को पुलिस ने दत्तक लिया है और अभी से हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन बच्चों को जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़े किसी भी ब्लड बैंक में पुलिस के द्वारा इस तरह से एकत्र किया गया रक्त इन बच्चों को आसानी से मिल सके। पुलिस थाने में लगे इस ब्लड डोनेशन कैंप में वर्दीधारियों के साथ साथ हर तबके के लोग रक्तदान करने आए, तो वहीं कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और पुलिस के इस नेक काम की जमकर तारीफ की। पुलिस के द्वारा पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है वो कम करने का एक सराहनीय प्रयास है। ये सोशल लाइफ के अंदर भी पुलिस क्या मदद कर सकती है, इसके लिए का एक सराहनीय प्रयास है। थैलेसेमिया के जो मरीज़ होते हैं, ब्लड के बगैर उनका जीवन नहीं है, उनके लिए स्पेशल ड्राइव करके आज 1000 बोतल का लक्ष्यांक रख के पुलिस ये काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग LB फिटनेस के तरफ से आए हुए 101 लड़के यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। पुलिस परिवार का ये अच्छा आयोजन है, पुलिस परिवार ने जो भी किया है अच्छा किया है और लोगों को जागरूकता के लिए किया है कि सबको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। थैलेसीमिया बच्चे के अगर छोटा बच्चा है तो उसको महीने में 1 बोतल चाहिए, बड़ा तो उसको महीने में 2 बोतल चाहिए। यदि थैलेसीमिया बच्चे को ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर जी नहीं पाएगा वो। और यह पुलिस का बहुत ही सुंदर काम है। प्लस को आम जनता उनको नकारात्मक दृष्टि से देखती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पुलिस हमारे सकारात्मक भी काम करे। पुलिस का बहुत ही अच्छा प्रजा के लिए सकारात्मक कार्य है। पुलिस अपराध और अपराधियों से लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जब यही पुलिस किसी की जीवन रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाए तो जनता और पुलिस के बीच अनकहा फासला मिट जाता है। पुलिस और जनता के बीच आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत।